तो हैशटैग सबसे पहले क्या करें, समाप्ति एक्सप्रेस। तो आप लोग बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी नोटबुक बंद कर लीजिए और एक बारी बेटा वैसे याद करने की कोशिश कीजिए कि आप लोगों को कितनी चीजें याद आ रही है, ठीक है ना, आप लोगों को कितनी चीजें याद आ रही है, एक बारी बेटा ट्राई कीजिए याद करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, हमने कल की क्लास में पढ़ा मैम एपिथेलियम के बारे में या एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जिसके बारे में हमने कहा कि यार ये वो टिश्यू होती है, एपी का मतलब क्या था, एपी का मतलब था अपॉन, थीलियल का मतलब थोड़ा एसी ना नॉर्मल कर दे, एपी का मतलब अपॉन, थीलियम का मतलब होता है टू रेस्ट अपॉन सम अदर टिश्यू। इसका रीजन भी वैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम एपिथेलियल सेल्स को देखते हो तो पहले तो एपिथेलियल सेल्स मैम डायरेक्टली रेस्ट कर रही होती है एक मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसे कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो नीचे मेम्ब्रेन होती है मैम, इसे कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसे कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर आराम कर रही होती है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, नॉन सेल्यूलर लेयर होता है, ये बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड सम फाइबर्स। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाने वाला जो टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, दोनों मिलकर इसको बनाते हैं। एपिथेलियल सेल्स वैसे तो मैंने यहाँ पे चिपका दिए हैं, बट एक्चुअल में बेटा बहुत पास होते हैं, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, और इनका जो मैट्रिक्स होता है, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, वो बहुत कम होता है क्योंकि स्पेस कम है, ब्लड वेजल्स नहीं जा पाती, ए वैस्कुलर होती है बट नर्व सप्लाई होती है, हाई रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है, और क्योंकि ब्लड वेजल्स नहीं जा पाते मैम, तो ब्लड के थ्रू ही तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन और ये सारी चीजें मिलती है मैम, है ना। और अगर बेटा ब्लड के थ्रू ही ये सारी चीजें मिलती है तो मैम ब्लड, अगर इसके पास ब्लड वेजल्स नहीं है तो इसके पास मैम न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कहां से आ रहे हैं, तो इसके पास न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कहां से आते हैं मैम, इसके नीचे एक हाईली वैस्कुलर टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है, और उसी के ब्लड सप्लाई से मैम ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट डिफ्यूज होते हुए बेटा बेसमेंट से होते हुए एपिथेलियम की ओर बेटा ये पहुंच जाता है, ठीक है ना मैम। ये एक इंडिविजुअल सेल को अगर हम देखेंगे तो इंडिविजुअल सेल का एक होता है ये वाला सरफेस, इसे या तो तुम एपिकल सरफेस बोलो, और एनसीईआरटी अगर देखोगे तो एनसीईआरटी कहती है ये फ्री सरफेस है। मैम ये फ्री सरफेस क्यों है, क्योंकि इसके नीचे वाला जो सरफेस है, जो बेसल सरफेस है, वो मैम फ्री नहीं है ना, वो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है। ये फ्री सरफेस मैम दो चीजों को फेस करता है, या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अगर तुम्हारी स्किन के ऊपर है तो स्किन में एपिथेलियल सेल्स मैंने ऐसे बना के बताई थी, मैंने ये कहा था बेटा ऐसे देखेगा तो तेरे को नहीं दिखेगा क्योंकि टिश्यू तो तुझे माइक्रोस्कोप में ही दिख सकते हैं ना, पर अगर तुम बेटा अपने स्किन पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारी एपिथेलियल सेल्स ऐसे ऐसे खड़ी होती हैं, तो इसका जो एपिकल सरफेस होता है ये एक्सटर्नल या आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करता है। और अगर यही बेटा बॉडी के अंदर मौजूद है, बॉडी के अंदर अगर मौजूद है, जैसे ब्लड वेजल्स के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, स्टमक के अंदर अगर एपिथेलियम है तो उस किसका काम करती है बेटा, वो बॉडी फ्लूइड्स को फेस करती है। इसी बात में मुझे याद आया कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हमने लिखे थे, जैसे एपिथेलियम का स्पेसिफिक फंक्शन हमने लिखा था कि वो आपको प्रोटेक्शन, कवरिंग, लाइनिंग, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन के काम में हेल्प करती है, जनरलाइज फंक्शन। कवरिंग मतलब किसी चीज को बाहर से ऐसे करना, दैट इज कवरिंग, और अगर किसी भी चीज को मैं अंदर से ऐसे करूं, दैट इज ऐसे, जैसे ग्लास के एग्जांपल से, ये होता है कवरिंग और ये होती है लाइनिंग। तो कवरिंग, लाइनिंग, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन का काम करती है। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट एंड लिंकेज का काम करती है, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज। मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प करती है। न्यूरल टिश्यू बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है, ठीक है ना। एपिथेलियम के बारे में ये वाले पॉइंट्स लिख लिए, फ्री सरफेस के बारे में बेटा हमने पॉइंट लिख लिया। फिर हमने ये बोला कि मैम ये जो फ्री सरफेस होता है इसमें मॉडिफिकेशंस हो सकती है, क्या जरूरी है क्या मॉडिफिकेशन होगी, बिल्कुल भी नहीं बेटा, हो सकती है, मे हैव मॉडिफिकेशन। एक मॉडिफिकेशन माइक्रोविलाई, एक मॉडिफिकेशन सीलिया। माइक्रोविलाई क्या होता है, एक इंडिविजुअल सेल का जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाता है तो आप देखो ना कितना सरफेस एरिया तुमने बढ़ा दिया, यहां कितनी जगह से तुम एब्जॉर्प्शन कर सकते हो। तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन जहां जहां से होता है यूजुअली वहां पे माइक्रोविलाई ज्यादा हेल्प कर पाती है, और माइक्रोविलाई की प्रेजेंस ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम भी कहलाती है। और जहां सीलिया होता है, दे आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, वो जब बीट करते हैं तो यूनिडायरेक्शनल बीट करते हैं, और वो किसी भी चीज को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, चाहे फिर वो म्यूकस की मूवमेंट हो, चाहे फिर वो ओवा की मूवमेंट हो, तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं।
ठीक है मैम। फिर आपने ये कहा था मैम एपिथेलियम दो प्रकार की होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है तो सिंपल एपिथेलियम, और मल्टी लेयर्ड होती है तो कंपाउंड एपिथेलियम। ऑब्वियस सी बात है मैम, जो मोटी लेयर होगी उसका मेजर रोल आपको प्रोटेक्शन देने में होगा, क्योंकि वो मोटी है ना, तो वो प्रोटेक्शन दे सकती है मैम किसी भी प्रकार के मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से। उसका रोल सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन में कम होगा। लेकिन अगर कोई चीज बहुत पतली है ना बेटा, तो पतली लेयर से चीजों को छानना बहुत आसान है, फिल्टर करना आसान है, चीजों को पास करना, डिफ्यूजन करना आसान है, सिक्रीशन करना आसान है, एब्जॉर्प्शन करना आसान है। ये लॉजिकल है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, इजीली आपको याद आ जाएगा कि सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्टरेशन, डिफ्यूजन बेटा पतली लेयर से हो सकती है, और यहाँ पे आपके मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम में प्रोटेक्शन का काम होता है। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स बेटा क्या थे? अब एग्जाम्पल्स में आपने देखा कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्शन दे रही है जैसे तुम्हारे स्किन में होती है, और बेटा सिंपल एपिथेलियम जो होती है उसमें आपके पास वैसे तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम है, बट आपने ओवरऑल एग्जांपल में लिखा था कि जो सिंपल एपिथेलियम होती है वो आपके डक्ट की लाइनिंग, आपके ट्यूब्स की लाइनिंग, डक्ट मतलब पैंक्रियाटिक डक्ट, सलाइवरी डक्ट यानी ग्लैंड्स की जो डक्ट होती है जिससे कोई चीज कैरी करते हो, या ट्यूब जैसे फेलोपियन ट्यूब जैसे ट्रेकिया, उसमें सिंपल एपिथेलियम है, या लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, जैसे कि बॉडी कैविटीज में क्या प्रेजेंट होता है, तुम्हारा ऑर्गन, तुम्हारा लंग्स एक कैविटी में है, तुम्हारा हार्ट एक कैविटी में है, तो उनकी जो लाइनिंग होती है जैसे प्लूरल मेम्ब्रेन तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी, तो वो सिंपल एपिथेलियम की होती है। फिर हमने बेटा सिंपल एपिथेलियम में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से शुरू किया था, उसके बेसिक पॉइंट्स लिखे थे, बहुत इजी थे। सिंपल एपिथेलियम में तुमने बेटा सिंपल एपिथेलियम में सिंपल स्क्वामस से शुरू किया था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है बेटा, तुम दुनिया में कितने भी प्रकार के सिंपल एपिथेलियम क्यों ना पढ़ लो, सिलिएटेड क्यूबॉइडल, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार, ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, चाहे जितने करोड़ों मर्जी तुम एपिथेलियम पढ़ लो, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, शेप जो होगा सेल्स का वो तीन ही प्रकार का टोटल हो सकता है, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमिनार। दैट इज व्हाई वी से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस में सेल्स बहुत फ्लैट थी, न्यूक्लियस भी बहुत फ्लैट थी, सेल्स की बड़ी इरेग्युलर बाउंड्री होती है जिस वजह से ऐसी वेवी अपीयरेंस होती है। पता नहीं वेवी वर्ड मैंने ऐसे लिखा है या नहीं, बट ऐसे बेटा थोड़ी वेवी अपीयरेंस होती है, और जिस कारण से इसे क्या बोला जाता है, टेसिलेटेड एपिथेलियम। बट टेसिलेटेड वर्ड एनसीईआरटी का नहीं है। जब भी मैं ऐसा बोलूं तो हमेशा याद रखना बेटा, उसको बस अपने दिमाग में एक बार ही रखना है, उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है। जब भी अतिरिक्त ज्ञान कोई भी बताया जाए तो उसे टेसिलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं। और मैम वो बिल्कुल चपटी होती है, टाइल्स ऑन फ्लोर जैसे, तो इतनी चपटी एपिथेलियम होने की वजह से जैसे वो टाइल्स के जैसे दिख रही है जिसमें हम चलते हैं, उसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। आज हम इसके एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। डन एवरीबॉडी, गिव मी अ थम्स अप। ओके, रिवीजन हो चुका है हमारा, आई थिंक अराउंड 10 मिनट्स में हमारा रिवीजन हो चुका है।